हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी 70 पीटी के लिए एक सीरीज, और इस सीरीज का नाम है एडुटेरिया का, है ना। एडुटेरिया का पूरा 50 सेट हम लोग यहाँ पर इस सीरीज में सॉल्यूशन करेंगे, जो पूरा का पूरा जीएस बेस्ड होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा आपको जीएस से क्वेश्चन रहता है, यानी कि जनरल आपका जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन चारों सब्जेक्ट से अगर देखेंगे तो आपको हिस्ट्री से लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जो है ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स से तो इस बार 69 में आपका 15 क्वेश्चन आया हुआ है ना। उसी प्रकार से पॉलिटी से तो 10 क्वेश्चन फिक्स है आपका। तो इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि लगभग आपका कितना, ज्योग्राफी अगर 15 ले लेते हैं हम लोग और 30 अगर हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो कितना हो गया 45, और अगर 15 हम लोग ये ज्योग्राफी ये क्या बोलते हैं इकोनॉमी ले लेते हैं तो कितना हो गया 60, और 15 अगर हम लोग 10 पॉलिटी ले लेते हैं तो 70। तो 70 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद बीच बीच में आप लोगों को मैं करंट अफेयर भी देता रहूँगा, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग टोटल 50 सेट का सोल्यूशन करेंगे, और 50 सेट, एक सेट में 50 क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा 50 गुना 50, आपका 2500 प्रश्न आपको याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से। सितंबर तक आते आते आपको सारा चीज़ अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा, है ना। तो सारा सेट्स को आपको अच्छी तरह से समझना है। जो आपका क्वेश्चन जिस आपसे नहीं बनेगा उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेनी है। जो आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस बात बताऊंगा उनको भी नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया, कब दिया गया था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो वहाँ के जो ब्रिटेन की जो राजा यानी कि रानी थी उस टाइम, है ना, कौन था शासिका, महारानी एलिजाबेथ। तो उन्होंने जो अधिकार दिया था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का, तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को दिया था। आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले भारत में आने वाली कौन सी कंपनी थी। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगाली आई थी, है ना, पुर्तगाली। और पुर्तगाली में भी बच्चों सबसे पहले कौन आया था आपका, तो पुर्तगाली में भी आपका सबसे पहले आया था आपका जो आने वाला जो व्यक्ति था वो आपका था वास्को डिगामा, है ना। वास्को डिगामा कब आया था, तो वास्को डिगामा जो है आपका 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। तो आपको पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कितना बार आया है, तो भारत 3 बार आया था। एक 1498, फिर 1502, फिर 1524, 1502, 1498 में, और फिर 1500 कितना में 24 में आया था। 1524 में उसकी मृत्यु हो गई थी भारत में ही मलेरिया के कारण, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। यानी कि आप लोग को मालूम होगा, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन देखिए 1885 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन सही से शुरू होता है। 1885 से पहले कोई संगठित तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। जब 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके नेतृत्व में, ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी था ए ओ ह्यूम, जिसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेन ह्यूम, है ना। उसी के ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में आपका क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और प्रथम जो आपका अध्यक्ष हुआ था, कौन हुआ था बच्चों, तो दादा भाई नौरोजी हुआ था। और ये इस कहाँ पर बुलाया गया था, तो पहले इसको पुणे में, लेकिन ये बाद में मद्रास में इसको बुलाया गया था, क्योंकि पुणे में क्या आ गया था, बाढ़, यानी कि उस टाइम कुछ कारण से उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। तो पहला 1885 में इसकी। तो ध्यान रखेंगे, इसमें आपका बाद में चल करके 2 गुट बन गया था, एक आपका गरम दल और एक आपका नरम दल। तो हमको पूछ रहा है कि उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, है ना। तो बिल्कुल सही है। तो आप लोग को ध्यान रखना, उग्र यानी कि गरम दल। तो गरम दल में कौन कौन था, तो मुख्य रूप से 3 आदमी को ध्यान रखना है। एक आपका था लाल, और एक का नाम था बाल, और पाल, 3 आदमी था। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये 3 व्यक्ति मुख्य रूप से ध्यान रखना है, बार बार आपको आता है। तो ये आपका गरम दल का नेतृत्व करने वाला था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन इनमें से गरम दल का नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे ये नरम दल का था, ये गरम दल का नहीं था। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कहाँ पर हुआ था, 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, लखनऊ समझौता हुआ मुस्लिम लीग और किसके बीच, कांग्रेस के बीच, है ना। क्योंकि इससे
पहले जो है लगातार मुस्लिम लीग अपना अलग से वो कन्वेंशन, अपना अलग से जो है सम्मेलन बुलाता था, कांग्रेस अपना अलग से अधिवेशन बुलाता था। लेकिन 1916 में जब लखनऊ समझौता बुलाया गया तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अब इसके परिणाम जो है बाद में कौन से परिणाम जो है घातक हुए, कारण कथन में ऑप्शन ए में कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने पर कटुता में वृद्धि हुई, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आपका आरंभ हुआ। इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस क्या करता है, मुसलमानों को रिझाने के लिए, मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए उसके प्रति संतुष्टिकरण की नीति को अपनाना शुरू करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो बाद में जाकर के ये घातक सिद्ध होने लगा। क्या डिमांड करते करते मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की डिमांड रख दी, है ना। इस प्रकार से कितना संतुष्ट करेगा, आज ये दे दो तो दे दिया, कल वो दे दो तो वो दे दिया, चलते चलते लास्ट में जाकर के अलग देश की डिमांड कर दी वो, जो घातक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का। बच्चों आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, है ना, दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा और जो है जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल जो आपका सत्याग्रह चलाया गया था वो किस गवर्नर जनरल के समय, किस गवर्नर जनरल के काल में चलाया गया था? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चलाया गया था, यानी इसी के काल में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी आपकी संस्थाएं थी उसमें सबसे पहली और सबसे प्रमुख पूछ रहा है, तो सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो सबसे पहली आपका थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और काफ़ी प्रसिद्ध भी था, लेकिन इंडियन एसोसिएशन ये भी काफ़ी प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे पहली नहीं थी। ठीक है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आप लोग को मालूम होगा, जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आपका एक्ट, यानी कि आपका सुधार हुआ था, 1919 का जो एक्ट आया था, तो उसी के आधार पर कहा गया था कि जो द्विसदनीय विधायिका है उसका क्या होगा, उसकी जांच होगी, है ना। प्रांतों में और केंद्र में अलग अलग विधानसभाओं का निर्माण जो किया गया था कानून बनाने के लिए, उसकी जांच के लिए एक कमेटी, एक समिति का गठन करना था, और उसके लिए 1929 में उसको क्या करना था, ब्रिटेन से भेजना था भारत, है ना। किसके लिए? मतलब कि उसकी समीक्षा के लिए कि ये कैसा है, यानी कि ये सही है या नहीं है। तो लेकिन 1927 में ही उसको भेज दिया गया था साइमन कमीशन को भारत, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय क्या था, इलेक्शन था, है ना। तो 1927 में ही भेज दिया गया था। तो 1927 में आया तो उसके बारे में पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जो सिफारिश की थी, तो उनकी सिफारिशों में कौन सा एक कथन सही है, यानी कि कौन सा वो सिफारिश किया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। नहीं, आप लोग को ध्यान रखना, जो साइमन कमीशन ने कहा था वो कहा था कि द्विसदनीय जो विधायिका है ना केंद्र और प्रांतों में, इसको समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि केंद्रों में जो द्विसदनीय विधायिका उसको समाप्त करना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका विरोध किसने किया था? बहुत ज़्यादा तरीके से, जिसका जो है पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के बाद उसकी हत्या, यानी कि मृत्यु हो गई थी लाठी चार्ज के बाद। तो किसका बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही घोर तरीके से उसका विरोध किया था और पुलिस द्वारा लाठी से पीट पीट कर उसकी हत्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता का पुलिस की लाठी द्वारा पीट पीट कर मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी? तो लाला लाजपत राय है। अगला प्रश्न है आपका कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता थे, यानी कि वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले चुने जाने वाले वो नेता थे। तो उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? जो दादा भाई नौरोजी था, किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उन्होंने लिबरल, यानी कि उदारवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था बच्चों। और दादा भाई नौरोजी काफ़ी महान, और आपको अगर पूछा जाए कि गरम दल था कि नरम दल, तो ये आपका नरम दल था। ये किस तरह का नेता था? नरम दल का नेता था। और इन्होंने ही बताया था कि भारत से जो है क्या है, भारत का जो धन है भारत से कहाँ चले जा रही है? यूरोप चली जा रही है, ब्रिटेन चली जा रही है ना। इन्होंने ही वेल्थ ऑफ, यानी कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया था, है ना, यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का आक्रमण कब हुआ? यानी जो हूण
आक्रमण किए थे तो किसके शासनकाल में हुनों ने अपना आक्रमण किया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो आपको मालूम है बच्चों, हुनों ने जो आक्रमण किया था वो किया था गुप्त शासकों के काल में। गुप्त शासकों के काल में किया था। गुप्त शासकों में आप लोग को मालूम होगा सबसे पहला जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का। और उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद आता है उसका बेटा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है ना, विक्रमादित्य। और जो है आपको यहाँ पर पूछ रहा है हुनों का आक्रमण, तो वो आया था स्कंदगुप्त। जब विक्रमादित्य के बाद मतलब कि आगे के जो शासक आते हैं स्कंदगुप्त, उसी के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको गुप्त शासकों के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना है कि जो गुप्त शासक थे ना, तो गुप्त शासक जो है किस प्रकार की जो है ये उपाधियाँ लेते थे? तो वो महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे, परम भागवत की उपाधि लेते थे, राजाओं का राजा महाराजा धीराज यानी कि राजाओं के राजा, है ना। तो इस प्रकार की वो उपाधियाँ ग्रहण करते थे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं अब हम लोग। 90वें नंबर का प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो आपका ऐहोल अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी मतलब कि ये आपका कलिंग राज खारवेल का है ना, वो उसका आपको मालूम होगा कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, कलिंग राज खारवेल का। और ये जो ऐहोल अभिलेख है ये आपका पुलकेशिन द्वितीय का है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए जो रुद्रदामन है इसका कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है और रुद्रदामन जो है किस वंश का शासक था? आप लोग बताइए जल्दी। अगला है आपका 10वां नंबर का सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये किस उपनिषद में दिया हुआ है? यानी कि कौन सा उपनिषद में आपको जो है दिया हुआ है कि सच्चाई की जो है हमेशा क्या होती है? जीत होती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा बच्चों? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की क्या होती है? जीत होती है। आप लोगों को उपनिषदों के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद जो है मुख्य रूप से ये कैसा विषय है? दर्शन का विषय है। कैसा विषय है बच्चों? फिलोसॉफी यानी कि दर्शन का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग आप लोग को कुछ उपनिषदों के बारे में मालूम होगा। अच्छा, सबसे पहले किसका रचना हुआ बच्चों? तो वेद, है ना। सबसे पहले संहिता यानी कि वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के बाद आपको ये क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपको क्या आया था? आपका अरण्यक, अरण्यक यानी कि जो जंगलों में जिसकी रचना की गई थी, अरण्यक। और अरण्य के बाद आता है उपनिषद। तो ये चार आपको सही से याद रखना, ये क्रम आपको उल्टा पुल्टी करके दे देता है और पूछा जाता है आपको। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। यानी जो महावस्तु है, महान वस्तु, वो किसका वृत्तांत है? महात्मा बुद्ध का। तो इसका संबंध किस शाखा से है? यानी इसका जो संबंध है वो किस शाखा से है? महायान, हीनयान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो महावस्तु है ये आपका महायान शाखा से है बच्चों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? मालूम होगा आप लोग को, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, यह भी मालूम होगा। महात्मा बुद्ध जो है ये किस नदी के किनारे इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना? महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे, है ना। और महात्मा बुद्ध कौन सा पेड़ कौन सा था? तो महाबोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष था बच्चों? पेड़। तो महाबोधि वृक्ष के नीचे इसका मतलब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने सबसे पहला अपना जो है धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि सबसे पहला जो उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था सबसे पहला उपदेश? तो सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना, है ना। और आगे अगर आपको पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? कुशीनगर में हुई थी इसकी मृत्यु, है ना। आप लोग को मालूम होगा। चले आगे बात करते हैं अब हम लोग। 1 सेकंड बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, महात्मा बुद्ध से संबंधित और आपका बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, नहीं तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों। बौद्ध संगीति टोटल 4 बौद्ध संगीति बुलाई गई थी ना, 4 बौद्ध संगीति। पहला आपको राजगिरी या फिर जिसको गिरिव्रज कहा जाता है, दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका कहाँ पर बुलाया गया था? तो तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में बुलाया गया था। पहला जो बौद्ध संगीति बुलाया था उसमें शासक कौन था आपका? तो उसका शासक आपका मालूम होगा बच्चों, अजातशत्रु।
अजातशत्रु था, दूसरा शासक कालाशोक था, तीसरा कौन था बच्चों, जो तीसरा आपका अशोक था जो चंद्रगुप्त मौर्य उसी का पोता था आपका, है ना, मौर्य वंश का। और जो है आपका चौथा जो शासक था वो आपका कौन था, कनिष्क के शासनकाल में बुलाया गया था। 12वां नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। जो अकबर द्वारा उपासना भवन का निर्माण किया गया था इबादत के लिए, उसका नाम क्या था। तो आप लोग को मालूम होगा इबादत खाना, क्योंकि फारसी शब्द है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इबादत खाना। देखिए इबादत किसको बोलते हैं, इबादत यानी कि आपको बोलेंगे प्रार्थना, है ना, प्रे करना, प्रार्थना करना, ईश्वर की क्या करना, प्रार्थना करना, पूजा अर्चना करना। और खाना, खाना में से होता है घर। ये फारसी वर्ड है, क्यों, क्योंकि मुगल शासन काल में जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको जो है मुगल काल के जो भी शब्द आपको मिलेंगे वो फारसी भाषा में देखने को मिलेंगे। तो इबादत खाना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में विख्यात थे। यानी कि जो आपका संगीतकार था तानसेन और बैजू बावड़ा, तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों ये प्रसिद्ध जो संगीतकार थे अकबर के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर नहीं होगा, क्योंकि बाबर का शासनकाल केवल मात्र 4 वर्ष का ही रहता है। इसलिए उसके शासनकाल में न तो संगीत का, न ही स्थापत्य कला का, और न ही आपका जो है चित्रकला का विकास होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आपका चित्रकला किसके शासनकाल में शुरू हो, मतलब कि विकसित होता है, तो वो आपका जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद शासन अच्छी तरीके से कौन करता है, सबसे ज़्यादा अकबर। और स्थापत्य यानी कि बड़े बड़े महलों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, वो शाहजहाँ के काल में। जैसे आगरा में ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद, है ना, लाल किला, ये सब चीज़ जो है उस शाहजहाँ के काल में ये सब स्थापित किया गया था। अगला 14 नंबर का प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट। पोर्ट यानी कि पोर्ट बोलते हैं बच्चों बंदरगाह को। तो न्यू कैसल एक स्थान है और वो क्या है आपका पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात का बंदरगाह है, तो ये कोयला निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुख्य रूप से कोयला उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के बारे में के संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत तो अच्छा मालूम होगा बच्चों कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है ना। ये सारी रेखाएं क्या हो जाएगी, देशांतर रेखाएं हो जाती है। इन रेखाओं को खड़ी रेखाएं भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन्स बोलते हैं। तो देखिए आप लोग को दिखेगा यहाँ पर आकार, अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो ध्रुव के पास सारी रेखाएं क्या है, मिल गई, एक साथ में मिल गई। तो इस प्रकार से पता चलता है कि ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है, एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। अच्छा, बीच से जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, और इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो ध्यान से देखेंगे तो भूमध्य रेखा के बीच, भूमध्य रेखा के निकट जो विषुवत रेखा, दो देशांतर रेखाएं होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है सर्वाधिक होती है। देखिए यहाँ पर कितना बीच में गैप है ना। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे गैप घटता जाएगा, तो हमारा यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के जो निकट है दूरी बढ़ती है। तो आप चारों कथनों को पढ़ लेते हैं। ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, नहीं गलत बात है। ये क्या होता है, अक्षांश रेखाओं को काटते हुए जाती है ना। ये अक्षांश रेखाएं ऐसी जाती है, ऐसे है अक्षांश रेखाएं, तो उसको काट देती है ना, तो नहीं होती है ऐसा। बात करें इसकी संख्या 180 होती है, तो बिल्कुल गलत है। इसकी जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो ये कितना होती है बच्चों, 360 होती है, 360 होती है, ठीक है। अगला है हमारा सी ऑप्शन कि देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है। देशांतर रेखा किसको प्रदर्शित करता है, दूरी को, ये भी गलत है। देशांतर रेखा के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के पास होती है, बिल्कुल राइट है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका सी ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर देशांतर रेखा जो है दूरी को प्रदर्शित करता है, ये गलत हो जाएगा। कि देशांतर रेखा किसको दर्शाता है, किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए, और उस स्थान में क्या समय हो रहा है उस समय को बताने के लिए है। देशांतर रेखाओं के मध्य से हम लोग क्या पता करते हैं कि समय का पता चलता है। एक देशांतर से दूसरा देशांतर जाने में 4 मिनट का समय है ना। जो ये है आपका सूर्य की जो गति है, जो पृथ्वी की जो ये सूर्य जो स्थिर है और पृथ्वी जो अपना गति करती है, तो 1 डिग्री देशांतर से दूसरा डिग्री देशांतर जो सूर्य के सामने उसका चेहरा पड़ता है वो 4 मिनट के अंतराल में। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न है। ये क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू कीजिए और दक्षिण की ओर जाने पर जो है पहाड़ियों का इसमें से कौन सा क्रम सही है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये दक्षिण भारत की पहाड़ियों से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका है
सबसे ऊपर में जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में है, यहाँ पर आपका है विंध्य श्रृंखला। विंध्य श्रृंखला के नीचे आपका है सतपुरा की पहाड़ी। सतपुरा की पहाड़ी के बाद है बच्चों आपका नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका है नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर नीचे है जावदी की पहाड़ी, फिर है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, फिर है अन्नामलाई की पहाड़ी और सबसे नीचे है कार्डेमम या फिर इलायची की पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक एक करके आप लोग लिख लेंगे अपना, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहला क्या बताया, सबसे पहला बताया कि ये आपका विंध्य पर्वत, ये आपका सतपुरा की श्रेणी, ये नल्ला मलाई हो गया, ये जावेदी का हो गया, और ये आपका हो गया क्या नीलगिरी, और ये हो गया आपका क्या अन्नामलाई, और ये सबसे नीचे जो हुआ वो आपका हुआ कार्डेमम या फिर इलायची की पहाड़ी। अब हम लोग क्रम देख लेते हैं। तो नल्ला मलाई सबसे पहला मैंने बताया था, तो नल्ला मलाई ए में है और आपका सी में है। ठीक है, तो आपका बी और डी तो होगा नहीं, ये कट गया। नल्ला मलाई के बाद आता है जावेदी, तो जावेदी यहाँ पर नहीं है। नल्ला मलाई के बाद नीलगिरी है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जावेदी यहाँ पर दिया हुआ है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं 17वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी है अपने मार्ग जो है परिवर्तन के लिए जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने नदी अपना जो मार्ग है बहुत तेज़ी से परिवर्तित करती है और प्रत्येक वर्ष भीषण बाढ़ लाती है उत्तर बिहार में, है ना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 18वें नंबर का ले लेते हैं। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुरक हो जाती है, यानी कि कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे की जो है मात्रा अधिक होने के कारण वो कैसी हो जाती है, अनुर्वरक मिट्टी हो जाती है। तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा अधिक लाल यानी कि लोहे के मात्रा हो जाती है, तो वो लेटेराइट से बदल करके क्या हो जाता है, लाल मृदा बन जाती है, और वो क्या हो जाता है बच्चों, वो आपका अनुर्वरक मृदा हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के संबंध में यहाँ पर 3 से 4 कथन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन इनमें से सही होगा। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है प्रकाश के बारे में, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, इनमें से सभी। तो आप लोग को मालूम होगा ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का कार्य करता है, ये कण की प्रकृति पर कण की भांति होती है, ये ऊर्जा बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये फोटोन्स के सहित मतलब कि फोटोन की तरह होता है। फोटोन यानी कि इसमें पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे आपका क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, इसलिए हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो बायोगैस संयंत्र है बच्चों, उसमें जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपका किण्वन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, यानी कि आपको यहाँ पर आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग को मालूम होगा जो आपका क्षैतिज कतारें हैं ये आपका आवर्त कहलाता है ना, ये आपका आवर्त कहलाता है। और जो आपका ऊर्ध्वाधर कतारें हैं यानी इस प्रकार से आती है जो वर्टिकली, ये सारे क्या है बच्चों, ये आपका वर्ग यानी कि समूह है। तो बोल रहा है हमको क्वेश्चन के अनुसार कि एक वर्ग में, तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो एक वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे यानी कि ये वर्ग है तो इसमें ऊपर से नीचे आएंगे, तो कह रहा है कि जो परमाणु का आकार है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो ध्यान रखेंगे कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। पहले परमाणु का आकार ऐसा रहता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ जाती है, कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला ऑर्बिट में एक कक्षा है पहला वर्ग में, तो दूसरा ऑर्बिट में दूसरा कक्षा उससे नीचे मतलब कि 2 कक्षा हो जाएगा, उससे नीचे और कितना हो जाएगा बच्चों, 3 कक्षा हो जाएगा। तो इसके आधार पर उसका आकार बढ़ता जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बढ़ता है आकार, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आकार बढ़ता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। जो वायुमंडल है इसमें प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वायुमंडल में विसरण का कारण धूलकण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्यों होती है, क्या होती है। तो यौगिक का पूछ रहा है, यानी कि कोई भी कंपाउंड यानी यौगिक जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जो यौगिक का होता है बच्चों, वो होता है 0। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। सर्प विषरोधी जो सुई होती है ये इसमें कौन सा तत्व का यौगिक रहता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है स्वर्ण यौगिक, यानी कि जो आपका जो है औरम होता है, औरम इसी का एक यौगिक बनता है। दाब का विमीय सूत्र, दाब का जो है आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है बच्चों कि उसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो दाब का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी कि F बटे क्षेत्रफल यानी कि A, है ना। अच्छा, बल को क्या कहते हैं, F बराबर ma यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन बटे
एरिया हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं बच्चों, एम। अच्छा, एक्सेलरेशन यानी कि जो आपका त्वरण होता है, त्वरण को कहते हैं जो है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग यानी कि v हो गया, है ना, परिवर्तन की दर मतलब t हो जाएगा बटे में, तो इसलिए a गुना t हो जाएगा। अच्छा, अब इसके आधार पर तो आप आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपका मास का हो गया m, तो मास का आपका m लिख लीजिए आप इस तरह से, तो मास का हो गया m। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप लोग को मालूम होगा, वेलोसिटी का जो होता है बच्चों वो होता है आपका l t-1, क्योंकि वेग वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी का हो गया l और समय का हो गया t-1 हो जाएगा। उसी प्रकार से एरिया का क्या होता है बच्चों, तो एरिया का आपका मीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया का मतलब कि जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर यानी कि L2 हो जाएगा, और टी नीचे है तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 यानी L-2 हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो M L-1 T-2, तो M L-1 T-2 कहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैव शैल है, जैव शैल यानी कि जैव जो जीवों का जो चट्टान है कौन सा है, तो आपका बिल्कुल राइट, आप लोग को मालूम होगा जैव शैल के रूप में कोयला को जाना जाता है ना। पेट्रोल को आपको क्या कहा जाता है बच्चों, काला सोना कहा जाता है पेट्रोल को। चलिए आगे बात करते हैं, याददाश्त का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि जो मेमोरी, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं जो आपको याद रहता है वो आपके माइंड के यानी मस्तिष्क के किस भाग में रहता है, जमा रहता है, तो आप लोग को मालूम होगा सेरिबरम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है, यानी कि दिखने में कैसा है, पक्षी की तरह है, लेकिन उसमें सरीसृप यानी रेंगने वाला गुण पाया जाता है। तो कौन सी पक्षी है, तो यहाँ पर कॉमन गुण पाया जाता है आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस में मुख्य रूप से पक्षी का भी गुण दिखता है और सरीसृप का भी गुण पाया जाता है। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन। क्योंकि हम लोग पानी पीते तो उसमें क्या रहता है बच्चों, ऑक्सीजन रहता है, नाक के द्वारा सांस लेते उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है ना, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, और उसका हमको क्या मानना है, विभवांतर मापना है। विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, जो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट बच्चों, समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। जबकि आमीटर जो विद्युत धारा को मापता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चले आगे बात करते हैं 31 नंबर का प्रश्न। चले 31वें नंबर का प्रश्न, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि जब आपातकाल लगाया जाता है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस टाइम पर जो आपका मौलिक अधिकारों का जो निलंबन करता है कौन करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, दो वर्ड है, एक है आपका निलंबन और एक है आपका प्रतिबंध। प्रतिबंध जो बोलते हैं कि साफ बंद कर देना, साफ उसको समाप्त कर देना। तो जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने वाला है वो कौन करेगा, प्रतिबंध संसद करेगी कानून बना करके। लेकिन निलंबन यानी कि कुछ समय के लिए हटा देना, कुछ समय के लिए उसके अधिकार को छीन लेना, वो कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति करेगा, भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संसद भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो संसद कब होगा, जब प्रतिबंध होगा, और जब निलंबन होगा तो भारत का राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल 31वें नंबर पर का प्रश्न ठीक हो जाएगा। आगे है 32 नंबर का प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, प्राक्कलन समिति कैसी समिति है, संसदीय समिति है ना, संसदीय कार्य को करने के लिए क्या है, आपका समिति बनाई जाती है। कई समितियां हैं, आपका सार्वजनिक समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है। तो इसमें प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राक्कलन समिति आप लोग को याद रखना कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं बच्चों। टोटल सदस्य कितना संख्या होती है, 30। अच्छा, सारे के सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा से चुन करके जाते हैं। कहाँ से चुन करके जाते हैं, लोकसभा से, यानी कि 30 सदस्य आपका लोकसभा का होता है। ये ध्यान रखना आप लोग को। आगे याद रखना कि जो संसद प्राक्कलन जो समिति है जो है, इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए होता है बच्चों, 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। आगे याद रखना कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो सरकार यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसी का नेता को चुना जाता है।
तो ये सारे आपको 4 से 5 आपको कथन याद रखना है, यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपको कार्यकाल पूछा था सीधा सीधा, तो आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे कि 1 वर्ष का होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुमोदन से भारत की संचित निधि, अच्छा यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके अनुमोदन से, किसके आप जो है सहायता से, किसकी जो है अनुमति से संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। संचित निधि जिसको कंसोलिडेट मतलब फंड बोलते हैं बच्चों, कंसोलिडेटेड फंड, तो ये आपका अनुच्छेद 200 कितना में है, जो आपका संचित निधि है ये आपका अनुच्छेद 266 में इसकी चर्चा दी गई है। और जो आपका संचित निधि होती है, इससे जब भी पैसा खर्च करेगी सरकार, उसको सबसे पहले संसद से अनुमति लेनी होगी, संसद से एक विधेयक पारित करना पड़ता है। उस विधेयक को बोलते बच्चों विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। और उस अनुच्छेद, उसका चर्चा कहाँ पर दिया है, अनुच्छेद 114 में दिया गया है। अनुच्छेद किस में दिया गया, 114 में दिया गया है। और जो आपका धन से विधेयक है ना, ये यानी धन से संबंधित है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, धन विधेयक से संबंधित आएगा, यानी कि किसके संबंध अंतर्गत आएगा, धन विधेयक। और धन विधेयक पर जो है राज्यसभा जो है 14 दिन से अधिक दिनों के लिए उसको रोक करके नहीं रख सकता है, आप लोग को मालूम होगा। और धन विधेयक की चर्चा कहाँ पर है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये भी मालूम होगा आप लोग को। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पूछ रहा है कि संचित निधि से पैसा निकालेंगे तो किससे अनुमति लेंगे, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत की संचित निधि। ये भारत की संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी विनियोग विधेयक के थ्रू से द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता आपको आर्टिकल 14 में दिखता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो अगर विधि के समक्ष समता पूछेगा तो आपका कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। और विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण यानी कि जो है उसका समान तरीके से संरक्षण करेंगे, वो कहाँ से लिया गया है, वो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर, क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या एक सामान्य लोग, सब बराबर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, यानी संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कौन से भाग में। तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, यदि कुछ भी परिवर्तन करना होता है तो उसमें संविधान में जोड़ना पड़ता है उस कानून को, है ना। और जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, संविधान का संशोधन किया जाता है। यह कौन सा अनुच्छेद में है, आप लोग को मालूम होगा बच्चों, ये अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल भी कभी कभी पूछा जाता है सीधा, तो ये अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा दी गई है। अच्छा, भाग कौन सा है, तो आपको ये 20 भाग 20 में है ये आपका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा भाग 15 में क्या है ना, भाग 15 या फिर ये आपके आप सारे बताइए, भाग 12, भाग 18, भाग 16 में क्या क्या है, आप प्रावधान आप लोग बताइए, है ना। चलिए आगे बात करते 36 में आपका भाषाओं का उल्लेख, दल बदल निरोध अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, भूमि सुधार अधिकरण, ये आपके 4 यहाँ पर दिए हुए हैं और चारों को मिलाना है। इधर से आपको अनुसूचियाँ दी गई है, शेड्यूल दिया हुआ है। तो आप लोग को मालूम होगा भाषाओं का उल्लेख किस में दिया गया है बच्चों, तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। टोटल भारत में कितने भाषाओं को रखा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं को जोड़ा गया है बच्चों, ठीक है। मालूम होगा आपको कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, है ना, हिंदी, बंगाली, आसामी, सारे जो भी भाषा आप लोग जानते होंगे, मुख्य रूप से सुनते होंगे, उन सारे भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है ना, 22 भाषाओं को। अच्छा, आप लोग को यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है बच्चों, वो 22 भाषा प्लस में 2 और भाषा है, एक राजस्थानी भाषा है और एक अंग्रेजी, तो 24 हो जाता है। तो टोटल 24 भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार का जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो आपको किसको दिया गया है, संजीव को दिया गया है, संजीव, है ना। और उसका कौन सा मतलब कि ये है, उन्होंने क्या लिखा है, तो उसका उपन्यास है मुझे पहचानो। इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, करेंट अफेयर के साथ जोड़ करके पढ़ना है बच्चों, ठीक है। आगे है हमारा दल बदल निरोध अधिनियम, यानी कि जो नेताएं हैं वो एक दल से भाग करके दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया था, 1985 में एक आपका कानून बनाया गया था, है ना, यानी कि उस पर क्या किया जाए, लीगल एक्शन उठाया जाए और उसको किसी भी तरीके से एक ही पार्टी में रहने के लिए बांधा जाए। तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से दल बदल निरोध अधिनियम बनाया गया था 1985 में। तो ये कौन सी अनुसूची में इसको रखा गया है, तो इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 10वीं अनुसूची ऑप्शन 1 यानी कि पहला आपका एक के साथ हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो आपका 1993 में हुआ था, तो ये आपका मालूम होगा, ये आपका 73वां संविधान संशोधन आपका 11वां अनुसूची में दिया गया है, जबकि आपका
जो 12वां अनुसूची है बच्चों, वहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम का प्रावधान है। अच्छा, भूमि संबंधी सुधार है ना, संबंधी सुधार, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया था, तो उसके बाद भूमि संबंधी यानी सुधार किया गया था बंगाल में, केरल में, है ना। तो यहाँ पर जो है इसके लिए कौन सा प्रावधान है, तो ये आपका 9वीं सूची में इसका प्रावधान किया गया है, 9वीं सूची में। तो हमारा इसके आधार पर मिलाएंगे तो भाषाओं का उल्लेख आपका हो जाएगा कहाँ पर, भाषाओं का उल्लेख एक आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा आपका। दल बदल निरोध अधिनियम कहाँ पर हो जाएगा, तो 10वीं अनुसूची। तो 2 1 आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो 2 1 आपको दूसरा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, तो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है 18 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। यानी 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था, आप लोग को मालूम होगा मोटा मोटी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था बच्चों, इसके तहत क्या किया था कि जो आपका कंपनी का एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। सारे कंपनियों के लिए खोल दिया गया था कि आप आओ भारत और व्यापार करके जाओ। लेकिन इससे पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। 1813 का चार्टर एक्ट के थ्रू से इसका चाय और चीनी को छोड़ करके, ये चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया था। लेकिन 1833 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। तो आपको मालूम होगा यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले के मतलब की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैकाले ही क्या दिया गया था मैकाले ने क्या किया था बच्चों, तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए आपका काम किया है, मैकाले की शिक्षा योजना है ना। और इन्होंने क्या किया था कि सबसे अधिक यानी कि अधिक से अधिक इसलिए पढ़ाओ, शिक्षा इसलिए दो ताकि क्या करे, ये हमारे लिए कार्य कर सके, यानी कि रोजगार के लिए इन्होंने शिक्षा दिया था, है ना। इसका मकसद क्या था, नैतिक विकास नहीं बल्कि साक्षरता यानी कि ये क्या करे, पढ़ करके क्या करे, एम्प्लॉयमेंट बने, रोजगार ढूंढे, है ना। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति जो है प्याज और झींगा से संबंधित है। प्याज, तो प्याज आप देखेंगे उसका कलर कैसा होता है, गुलाबी टाइप का कलर होता है थोड़ा बच्चों, तो इसलिए इसको गुलाबी क्रांति के संबंध में जोड़ा जाता है। तो गुलाबी क्रांति हो जाएगा प्याज और झींगा का उत्पादन। नीली क्रांति किसको बोला जाता है बच्चों, तो नीली क्रांति आप लोग को मालूम होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में 71% पानी है और पानी में क्या रहता है, मछली, तो मछली के उत्पादन को कहा जाता है नीली क्रांति, आप लोग को मालूम होगा। अच्छा, गोल्डन क्रांति यानी कि सुनहरा क्रांति, गोल्डन क्रांति किसको बोलेंगे, है ना, गोल्डन क्रांति, तो सुनहरा यानी कि जूट उत्पादन, है ना, जूट उत्पादन को बोलेंगे गोल्डन क्रांति। इसी प्रकार से आप लोग बताइए लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस और टमाटर के उत्पादन से है लाल क्रांति। किन 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है ना, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है किसको किसको, तो आप लोग को मालूम होगा वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक, नहीं है तो जल्दी से लिख लीजिए वर्ल्ड बैंक, और जो है आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको जाना जाता है बच्चों, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था 1944 में, इसी टाइम पर क्या हुआ था, इन दोनों का गठन किया गया था, एक साथ गठन किया गया था। कहाँ पर गठन किया गया था, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान, ये कहाँ पर है, ये आपका अमेरिका में है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, IMF और आपका विश्व बैंक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ले लेते हैं 40 नंबर का कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा RBI भारत का क्या है बच्चों, भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। अभी वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। RBI का काम क्या है, तो RBI क्या करती है बच्चों, सरकार को ऋण देती है, सरकार के, है ना, ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। उसके बाद ये क्या करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि ये मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा में भी काम करता है ये आपका RBI की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1 अप्रैल 1935 को स्थापना माना जाता है इसका। अच्छा, ये काम कैसे करता है, तो RBI के लिए यानी कि कार्य करने के लिए इसका क्या है, एक अधिनियम यानी कि कानून है बच्चों, RBI एक्ट 1934 का अधिनियम के तहत कार्य करता है। अच्छा, आपको बताना है यहाँ पर इसका राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका क्या किया गया था बच्चों, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ, 1949 ईस्वी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी आप लोग बताइए वर्तमान में जो आपका RBI ने यानी कि जो आपका रेपो रेट और जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट RRR जो ये किया गया है निर्धारण, ये कौन कौन कितना कितना है, रेपो रेट का मान कितना है और रिवर्स रेपो रेट कितना है, जल्दी बताइए, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था, यानी कि जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार था मूल रूप से किसका माना जाता है, तो ये आपका VD सावरकर का माना जाता है। याद रखेंगे VD सावरकर, इनको उनका पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर। ये काफ़ी
मतलब कि चर्चा में रहता है बीच बीच में, है ना, थोड़ा सा विवाद का विषय बन जाता है इसको लेकर के। अच्छा, वीडी सावर के बारे में और बात करें तो इन्होंने जो है 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, 1857 की क्रांति हुई थी, उसको क्या कहा था, भारत का सबसे मतलब कि सर्वप्रथम सबसे पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम था, है ना, इन्होंने कहा था। ये भी कथन आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, भारत में जो है आयकर, आयकर किसको बोलते हैं बच्चों, इनकम टैक्स। भारत में जो इनकम टैक्स है ये किस प्रकृति का है, तो आयकर जो है, ये इनकम टैक्स जो है किस प्रकृति का है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट रूप से देना पड़ता है। जिसके पास जो रुपया होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट चुकाएगा, इसलिए ये आपका डायरेक्ट हो जाता है प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, ये प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जिसके पास आय ज़्यादा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसके पास आय कम तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रगतिशील, यानी आय बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ेगा, आय घटने के साथ टैक्स घटेगा। और ये कैसा चुकाना पड़ेगा, डायरेक्ट रूप से, तो यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग बताइए भारत का जो जीडीपी है इसमें आपका इनकम टैक्स जो है आयकर, इसका कितना प्रतिशत अभी योगदान है, भारत के जीडीपी में आय यानी इनकम टैक्स का जो योगदान है कितना प्रतिशत है, जल्दी बताइए। चलिए अगला ले लेते हैं 43 नंबर का प्रश्न, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये किस राज्य का जो है नृत्य है यानी कि डांस है, तो ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक का कौन सा है, तो कर्नाटक का है आपका यक्षगान, है ना, यक्षगान कर्नाटक का है। बाकी आपको मालूम होगा जो कथकली है या फिर आपका ढेर सारा केरल का, तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, ढेर सारा यानी कि 4 से 5 उसका नृत्य है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किससे, तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किससे, मल्लखम्ब नामक खेल से है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो आपको सीधा सीधा याद ही रखना है, इसमें तो कंसेप्ट का कोई बात ही नहीं, जहाँ कंसेप्ट होगा मैं बता दूंगा आप लोग को। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपख आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये आंदोलन आपका दादू दयाल के द्वारा चलाया गया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दरकमा सिक्का किसने चलवाया था, है ना, दरकमा जो सिक्का चलवाया गया था वो किसके किसके थ्रू से चलाया गया था, तो गिरकों के संबंध यानी कि गिरिकों ने चलवाया था। तो गिरिक जो अभी वर्तमान में इसको गिरिस बोला जाता है बच्चों, गिरिस, है ना, पहले इसको यूनान बोला जाता था, यूनान, है ना, एथेंस जिसकी राजधानी एथेंस है, तो गिरिस यहीं से आपका क्या आया था बच्चों, यानी कि इंडो गिरिक आक्रमण हुआ था। इंडो गिरिक आक्रमण कब होता है, जब आपका अशोक का शासनकाल समाप्त हो जाता है और अशोक के बाद जो शासक बनते हैं वो काफ़ी क्या रहते हैं बच्चों, यानी कि उसके मतलब कि शासन चलाने का उसके पास उतना अच्छा सा गुण नहीं रहता है, तब इंडो गिरिक यानी कि हिंद यवनों का आक्रमण होता है भारत पर। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तो सबसे पहले सोने का सिक्के इन्होंने चलाया था, इंडो गिरिक ने। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो गिरिकों ने चलाया था। दरकमा सिक्का किसने चलाया था, गिरिकों ने चलाया था। अच्छा, आपको पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध सोना किसने चलाया था, तो वो कुषाण शासकों ने चलाया था सबसे शुद्ध सोना, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, आपको पूछेगा सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया था, गुप्त शासकों ने चलाया था। 3 कथन बनता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का गिरिकों ने, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने, सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया था। आगे बात करते हैं हम लोग, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम यानी कि जो इसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। मालूम होगा बच्चों उसको क्या बोलते हैं, जिसमें काफ़ी उर्वरता पाई जाती है, इसको खादर बोला जाता है। आप लोग को मालूम होगा आपका ये आपका भारत का क्षेत्र है और ये आपका हिमालय का क्षेत्र है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे बच्चों क्या होगा, मिट्टी की प्रकृति में चेंजिंग आता जाता है। तो सबसे ऊपर में पाया जाता है भावर का क्षेत्र, जिसमें क्या होते हैं, पत्थर गोल गोल टुकड़े होते हैं पत्थर के। फिर बीच में यहाँ पर दलदल वाला क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। उससे नीचे क्या होता है आपका ये बांगर जिसको बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है। और सबसे नीचे डेल्टा वाला क्षेत्र में क्या पाया जाता है, खादर, जो काफ़ी उर्वरता होती है। वह समुद्री सीमा जहाँ पर तापमान तेजी से गिरता है, यानी कि वह समुद्री सीमा जहाँ पर क्या होती है, तापमान जो है, टेम्परेचर जो है तेजी से गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। सीधा याद रखिएगा, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर और क्लाइन मीन्स होता है गिरना, तो थर्मोक्लाइन टेम्परेचर का गिरना, है ना। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर प्रश्न, बेसल मापदंड जो है किससे संबंधित है, जो बेसल मापदंड है ये किससे संबंधित रखा गया इसको, तो ये आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, जो बैंक जो है लोन देती है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर क्या होता है कुछ मतलब कि कई बार चुकाने नहीं पाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आपका एनपीए बन जाता है, नॉन मतलब कि प्रोफिशिएंसी इफ एसेट्स, है ना।
तो एनपीए बन जाती है। तो एनपीए यहाँ पर क्या करती है, बैंक जो है इसको सुधारने का प्रयास करता है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो भी हम लोन दे रहे हैं वो सही टाइम पर सही ब्याज दर के साथ वापस हमें मिल जाए। और उसके लिए उन्होंने कौन सी नीति क्या अपनाया है, तो बैंकिंग क्षेत्र में बेसल मापदंड का जो है अपनाया गया है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है बच्चों, लेकिन अभी लास्ट नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग कुछ चर्चा करने वाला इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का जो है शब्द जो है किसने प्रयोग किया था, तो आप लोग को मालूम होगा औद्योगिक क्रांति का शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो क्या था, अर्नाल्ड टोयम्बी ने। किसने किया था, अर्नाल्ड टोयम्बी। अच्छा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर आया था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी बच्चों, तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। ये सारी चीज़ आप लोग को पता होगा, है ना, छोटा छोटा चीज़ है। चलिए, तो आपका ये 50 प्रश्न आपका सही हो गया होगा, है ना। 50 प्रश्न में कितने आपके सही हुए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं बता दूं बच्चों, ये तो सारे सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा इस तरह से एक एक सब्जेक्ट करके समाप्त करते जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने जो साइड में दिया हुआ है, इन इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ते जाएंगे, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें एक तरफ से हिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये आपका हिस्ट्री है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था, नर्मदा घाटी में। कहाँ पर प्राप्त हुआ है बच्चों, नर्मदा घाटी में जो है हथनोड़ा, जो आपका रायसेन जिला है, होशंगाबाद रायसेन जिला, वहीं पर आपका मिला है आपका क्या बच्चों, मानव का सर्वप्रथम कंकाल, जो आपका एक महिला का कंकाल मिला है आपको, है ना। चलिए, अगला आपका है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीनतम अस्थायी जीवन यानी कि आपका जो लोग जो है अपना घर द्वार बना करके रहने लगे, अस्थायी रूप से एक ही जगह पर रहने लगे, घुमंतु जीवन को छोड़ दिया, तो कहाँ से ये प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है, मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी के निकट स्थित है, और यहीं पर सबसे पहले कृषि की शुरुआत मानी जाती है। गेहूं और जौ सबसे पहले यहीं पर उपजाया गया था। तो मेहरगढ़ के बारे में आपको और याद रखना है कि यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सबके साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बात करते, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी एक कब्र है और उस कब्र से 3 मानव कंकाल किस में मिला है, कहाँ से मिला है, दमदमा से मिला है बच्चों, दमदमा से मिला है आपका एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दमदमा जो है ये किस राज्य में है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आपका जो है हरियाणा। आप लोग जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, अगला मतलब कि पॉइंट है आपका कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना, गर्त आवास। तो गर्त आवास जो है बच्चों, यानी कि गर्त मीन्स होता है गड्ढा, गड्ढे में रहने का जो घर है ये कहाँ से मिला है, तो 2 जगह से मिला है, ध्यान रखेंगे। एक है आपका गुफक कराल और एक है आपका बुर्जहम। तो बुर्जहम यहाँ पर आपका हो जाएगा, बुर्जहम कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। बुर्जहम, बुर्ज मीन्स होता है बुर्ज का, आपको अर्थ पूछा जाता है कि बुर्जहम का अर्थ क्या होता है। बुर्ज यानी कि बुर्ज बोला जाता है भुर्ज। बुर्ज किससे बना है बच्चों, भुर्ज से बना है। और भुर्ज क्या है, तो भुर्ज एक आपका पेड़ होता है। भुर्ज आपका जो आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है पेड़ है, इसी के पत्तों पर क्या लिखा जाता था, पांडुलिपियां लिखी जाती थी भुर्ज पत्रों के पत्तियों पर, है ना, याद रखेंगे। गुफक कराल के बारे में पूछा जाता है कि गुफक कराल का अर्थ क्या होता है, तो गुफ कराल का अर्थ होता है बच्चों कुम्हार की गुफा। गुफा यानी कि गुफा हो गया रहने का जगह, और कराल यानी कि कुम्हार, तो कुम्हार की गुफा ये आपका हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया है कहाँ पर, बुर्जहम में ही मिला है। ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बहुत सारे मतलब कि स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है, बिहार में भी पूछा हुआ है, आपको बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और याद रखेंगे मानव को जो दफनाया जाता था वो आपको उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ, यानी उत्तर नॉर्थ साइड में इसका सिर रहता था और साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में इसका पैर रहता था। आगे बात करते हैं कि आपका जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, तो जुता हुआ जो खेत है बच्चों वो कालीबंगा से मिला है। ध्यान रखेंगे कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ साक्ष्य यानी कि खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली यानी कि काली हो गया ब्लैक, और बंगा यानी चूड़ियाँ, तो कालीबंगा यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है ना। कालीबंगा कहाँ पर है बच्चों, ये राजस्थान में। नदी कौन सी है, कौन सी नदी के किनारे है, ये आपका घग्गर नदी के किनारे है ना, याद रखो ये घग्गर नदी के किनारे आपका राजस्थान में स्थित है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है मिला है वो कालीबंगा एवं लोथल से मिला है, जहाँ से यज्ञ
या फिर हवन करने का जो है प्रमाण मिलता है ना। तो कालीबंगा और लोथल, लोथल के बारे में पूछा था, तो लोथल कहाँ पर है आपका, तो लोथल आपका है गुजरात में। लोथल कहाँ पर है बच्चों, लोथल गुजरात में। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, कौन सा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। अच्छा, लोथल के बारे में पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो गोदीवाड़ा यानी कि जो है आपका जहाज़ों के रखने के लिए जो जगह, जहाज जिसको जहाज रानी बोलते हैं, तो बंदरगाह जिसको बोलते हैं गोदीवाड़ा, तो ये आपका लोथल से ही मिला है। लोथल से और आपको मिला है भूसी का साक्ष्य मिला है ना, चावल और अन्य अनाजों के भूसी का भी साक्ष्य लोथल से ही मिला है। लोथल से बहुत सारे मनके, बहुत सारे मोहर भी मिले हैं। और लोथल से ही क्या मिले हैं बच्चों, आपका फारस की मोहर, फारस यानी कि ईरान, ईरान की मोहर मिली है, क्योंकि लोथल क्या था, एक आपका व्यापारिक केंद्र था। आगे बात करते हैं युग्म समाधियाँ, यानी एक साथ, युग्म में होता है जोड़े, जोड़े में सुलाए गए आदमी मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से मिला है। आगे बात करते हैं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हुआ है। नक्काशीदार यानी कि रंग बिरंगे ईंटों का प्रयोग किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बात करते हैं नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यानी कि कांसे की, है ना, नृत्य करने वाली जो है महिला की मूर्ति मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बता दूं सारा चीज़ कि मोहनजोदड़ो जो है ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है बच्चों, पाकिस्तान में। अच्छा, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था, राखलदास आर.डी. बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से आपको मिला है बच्चों महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है साक्ष्य, तो एक आपका मिला है महान स्नानागार, एक अन्नागार मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, सिंध में, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। ये आपको मालूम होगा। यहाँ पर तो एक आपका साक्ष्य दिया हुआ है कि कांसे की नर्तकी मिली है, यहीं से आपको क्या मिली है बच्चों, तो योगी की मूर्ति मिली है ना। और यहीं से आपको क्या मिला है, कपास का भी साक्ष्य मिला है ना। अच्छा, कपास का साक्ष्य आपको हड़प्पा से मिला है, यहाँ से चांदी का साक्ष्य मिला है, चांदी का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चले, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में शवों को क्या था, हड़प्पा में दफनाने का साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा जो है ये आपका मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है बच्चों, उसका नाम क्या दिया गया, R37, है ना, R37 हड़प्पा। आगे बात करते हैं शवों को जलाने की प्रथा, दफनाने की प्रथा हड़प्पा में थी और जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में थी। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है, 3 मुख वाले देवता कहाँ से मिला है बच्चों, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और जिसको क्या कहा गया है, पशुपति नाथ शिव का ही आपको क्या कहा गया है, रुद्र रूप कहा गया है उसको। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मिट्टी के बने हल, बनावली से मिला है, बनावली, है ना। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिला है बच्चों, बनावली से मिला है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बनावली कौन सा राज्य में है और कौन सी नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि एक विकसित जल प्रबंधन का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है धौलावीरा आपका, है ना। और यहीं से आपको खेल का एक स्टेडियम भी मिला है। अच्छा, यहाँ पर धौलावीरा से ही क्या मिला है बच्चों, धौलावीरा के जो शहर थे 3 भागों में बटा हुआ था, है ना। एक ऊंचाई स्थान पर था, एक मध्य नगर था और निचला नगर था, है ना। तो ये 3 भागों में बटा होता था धौलावीरा का। चले आगे बात करते हैं। अच्छा, धौलावीरा के बारे में और ध्यान रखना कि धौलावीरा सबसे बड़ा आपका स्थल है ना। अभी वर्तमान में तो आपका वर्तमान में क्या आ गया, राखीगढ़ी आ गया है, राखीगढ़ी आ गया धौलावीरा की जगह, पहले धौलावीरा था। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम स्थान प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो धौलावीरा से ही मिलता है ना। आगे बात करते हैं वैसी हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, ये आपको बता दिया मैंने, धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से बता दिया आपको। चावल का प्रथम साक्ष्य जो हम अब जो अभी वर्तमान में खुदाई हुआ है बच्चों, तो चावल का सबसे पहला जो साक्ष्य आपको मिलता है वो आपका मिलता है लहुरा देवा। कहाँ से मिलता है, लहुरा देवा से कृषि का साक्ष्य मिलता है। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, अब लहुरा देवा। आधुनिक खुदाई की गई है, कहाँ पर है आपका ये लहुरा देवा, तो लहुरा देवा हुआ, कोल्ढीवा हुआ, दमदमा हुआ, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित है। लहुरा देवा के बारे में बात करते हैं तो ये कृषि का हो गया, कोल्डीवा से आपका चावल का हो गया। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, आविष्कार हो गया था। आग का आविष्कार कब हुआ, पुरापाषाण काल में। लेकिन आग का जो उपयोग हुआ सही ढंग से आग का, ये कब हुआ बच्चों, नवपाषाण काल में। आगे बात करते हैं पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए का आविष्कार यानी कि चाक, ये पहिया यानी चलाने वाली पहिया जो है, इसका नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपको ध्यान रखना है पॉलिशदार ये जो है पत्थरों का यूज करने लगा, पहिए का आविष्कार होने लगा, हो गया था, आग का उपयोग करने लगा था।
कृषि की शुरुआत हो गई थी, है ना। ये जो आपका स्थल है, जो भी ऊपर में स्थल पड़े ना, कोल्डीवा, लहोरा देवा, ये सब आपका क्या है, नवपाषाणिक स्थल है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो सबसे पहला जो अनाज प्रयोग किया गया था वो जव था या फिर यव था। कहाँ पर उगाया था? तो मेहरगढ़ में उगाया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तांबा है ना। सबसे पहला जो उपयोग किया गया है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह, मैंने बता दिया था आपको, जो बंदरगाह था वो कौन था? आपका लोथल था और सुतकोतरा। ये आपका क्या था? बंदरगाह था, और यहीं से आपका क्या होता था बच्चों? व्यापार होता था। वह हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वे राजधानी किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की दोनों क्या थी? आपका जुड़वा राजधानी थी। आई थिंक यहाँ तक आपको सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। आप लोग क्या काम करेंगे? एडुटेरिया का ये आप बुक ले लेंगे, है ना। 50 इसमें सेट दिया हुआ है, और जो है मैं यहाँ पर आपको समझाता जाऊँगा इस तरह से, और सारे चीज़ को आपको याद करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। चलिए पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।